हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 13 और आज हम पढ़ेंगे देवसेना का गीत। कल जो हमने रिवाइज किया था वो था कार्नेलिया का गीत। राइटर दोनों के सेम हैं, जयशंकर प्रसाद। आज हम उनकी पढ़ेंगे कविता देवसेना का गीत। आज की वीडियो में मुख्य बिंदु होंगे, उसके बाद सारांश होगा, व्याख्या के पर्पज से प्रश्न उत्तर होंगे। क्योंकि इम्पॉर्टेंट कविता है, इम्पॉर्टेंट कवि है, इसलिए कुछ MCQ भी मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में शामिल किए हैं। प्रश्न उत्तर होंगे और एक प्रश्न एज यूजुअल अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से होगा। तो चलिए आज की कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम देवसेना का गीत। कवि हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। भाषा कल वाली कविता की तरह ही रहेगी। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ भाषा है, कठिन भाषा है। इन तीनों में से एक भी आप चूज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। इस कविता का मूल नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त इस कविता का मूल नाटक है। स्कंदगुप्त नामक नाटक में से ये कविता आपके लिए ली गई है। कविता को समझने से पहले कविता की बेसिक स्टोरी हमें पता होनी चाहिए। वो बेसिक स्टोरी जल्दी से डिस्कस करते हैं। 3 मेन कैरेक्टर हैं, तो एक सिंपल सा लव ट्रायंगल है। सबसे मेन कैरेक्टर हमारी कविता की नायिका या नाटक की नायिका आप कह लीजिए, देवसेना। दूसरा मेन कैरेक्टर है स्कंदगुप्त और तीसरा कैरेक्टर है विजया। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और स्कंदगुप्त जो है विजया से प्रेम करता है। देवसेना स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती है और पूरी उम्र इस चीज के लिए संघर्ष करती है। ठीक इसी प्रकार स्कंदगुप्त जो है विजया से विवाह करना चाहता है और सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष करता है। पूरे नाटक में यही चलता रहता है। ना तो स्कंदगुप्त का विवाह विजया से होता है, ना देवसेना का विवाह स्कंदगुप्त से हो पाता है। एंड में स्कंदगुप्त को समझ आता है कि ठीक है, विजय अगर नहीं मिली तो देवसेना से ही विवाह कर लिया जाए। वो देवसेना के पास वापस लौटता है। तब तक देवसेना को समझ आ चुका है कि इस व्यक्ति के लिए सारी उम्र उसने इंतजार किया, अब ये जीवन के अंतिम समय में वापस आया है तो ये कोई भरोसे लायक आदमी नहीं है। तो देवसेना जो है उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है, वो विवाह के लिए मना कर देती है। इतनी सी एक स्टोरी है इस कविता की। इस स्टोरी से आप जो है एक 2 नंबर का प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है उस चीज़ को आप जो है हल कर पाओगे। लेकिन अगर व्याख्या आ जाती है या फिर पद्यांश आ जाता है या MCQ आ जाता है तो आप फंस जाओगे। इसलिए इस कविता को डिटेल में जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बिना आप जो है एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस कविता की कहानी तो बड़ी आसान सी है, लेकिन इसकी भाषा की वजह से एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रही होगी। उस एक्सप्लेनेशन को मैंने थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश आप लोगों के लिए की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्य बिंदु में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे इस कविता का। स्कंदगुप्त जो है पाटलिपुत्र का युवराज घोषित हो चुका है। कैरेक्टर देखते हैं कौन कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। स्कंदगुप्त मेन कैरेक्टर है और वो पाटलिपुत्र का युवराज घोषित हो चुका है, यानी राजा बन जाएगा कुछ ही दिनों में। उधर जो हमारी कविता की नायिका है, नाटक की नायिका है देवसेना, वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जितनी जानकारी हमें चाहिए, तो वो मालवा राज्य के राजा जो है बंधु वर्मा उनकी बहन है। बंधु वर्मा के राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया और बंधु वर्मा जो है मारा जाता है। देवसेना अपनी जान बचाकर किसी तरीके से जंगल में भाग जाती है। अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपने भाई की मौत का बदला ले और हूणों से अपना राज्य वापस ले ले। देवसेना जो है स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। तो वो स्कंदगुप्त के पास जाती है और उसको अपनी इच्छा बताती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है उसे मना कर देता है। स्कंदगुप्त के मना करने के पीछे क्या कारण था? स्कंदगुप्त जो है किसी दूसरी लड़की से विवाह करना चाहता था और दूसरी लड़की कौन है? विजया उसका नाम है और वो मालवा प्रदेश की ही राजकुमारी है। यानी मालवा में बहुत सारे राज्य रहे होंगे, तो एक मालवा प्रदेश की राजकुमारी है देवसेना और दूसरे मालवा प्रदेश की राजकुमारी है विजया। तो स्कंदगुप्त जो है विजया से विवाह करना चाहता था। विजया के पिता का नाम धन कुबेर था और धन कुबेर की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय, जो कि स्कंदगुप्त के लिए फायदेमंद हो सकती थी। इसलिए स्कंदगुप्त जो है विजया से विवाह करना चाहता था और वो देवसेना के प्रेम को नहीं समझ पाता है। लेकिन जैसा हमने कहानी में डिस्कस किया कि पूरी उम्र जो है वो विजया से विवाह करने में असफल रहता है, विवाह कर नहीं पाता। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे लगता है कि वो नहीं तो देवसेना के ही पास लौटा जाए। तो जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और देवसेना के पास आता है, तब तक देवसेना जो है अकेली संघर्ष करके
थक चुकी होती है, निराश हो चुकी होती है और अंत में वो भी स्कंदगुप्त के निवेदन को ठुकरा देती है। ये इतनी बड़ी कहानी आपको इस कविता को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, तब आप इस कविता के जो 4-5 पैराग्राफ हैं, उनका अच्छे से मतलब निकाल पाएँगे और उसको अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। तो इतनी स्टोरी के बाद हम जो है कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। इस पूरी कविता का मुख्य भाव, केंद्रीय भाव क्या है? देवसेना ने स्कंदगुप्त के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया, उसका इंतज़ार किया और पूरा उम्र जो है वो दुखी रही और अंत में जब स्कंदगुप्त उसके पास आता है, तो वो स्कंदगुप्त को ठुकरा देती है और उसको जब वो ठुकराती है, उसको जब उसके प्रस्ताव को जब वो मना करती है, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये इस कविता में डिस्कस किया गया है। यानी जो पूरा देवसेना का गीत है, वो स्कंदगुप्त के प्रपोज़ल को मना करती है, उसके पीछे क्या कारण है, वो इस कविता के रूप में बताया गया है। ये कविता का सारांश है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो कविता का सारांश जो है एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से है। मैंने कविता को सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है कि अगर एक्सप्लेनेशन आए तो किस तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे। कविता की किसी भी पंक्ति की अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो शुरुआत की जो भूमिका होगी वो इसी तरीके से होगी कि जब स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह करना चाहता है तो देवसेना उसे मना कर देती है। आगे हमारी कविता शुरू होती है। स्कंदगुप्त का विवाह प्रस्ताव ठुकराकर उसे अपने दुख से छुटकारा मिलता है। जो सारी उम्र देवसेना दुखी रही है, उसको अंत में जाकर के उस दुख से छुटकारा मिल जाता है जब वो स्कंदगुप्त को मना कर देती है। अब उस दुख से छुटकारा उसको कैसे मिला कि सारा जीवन उसने अपनी इच्छाओं को पकड़े रखा। इच्छा क्या थी? स्कंदगुप्त से विवाह करने की। उसको पकड़े रखा। जब उन इच्छाओं के पूरी होने का समय आया, यानी स्कंदगुप्त जब फाइनली उसके पास आ गया, तब उसे सच्चाई समझ में आ गई थी कि ये इच्छाएं जो हैं उसे अब इस समय पर खुशी नहीं दे सकती। इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को मानो भिक्षा में दान दे दिया। ये ठीक उसी तरीके की बात है जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है सारी उम्र पैसों को इकट्ठा करता रहे, ना उनको खर्च करे, ना उनसे अपना जीवन का कोई ऐसा सुख भोग पाए, तो वो सारी उम्र बस पैसों को इकट्ठा करने में लगा रहे और एंड मोमेंट पर जाकर उसको पता लगे कि अब तो वो कुछ दिनों में मरने वाला है, तो वो उन पैसों को ऐसे ही भिखारियों को दान दे दे। तो ये उस तरीके की सिचुएशन है देवसेना की कि उसने सारी उम्र स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहा, उससे प्रेम करती रही, लेकिन जब वो विवाह का समय आया, स्कंदगुप्त उसके पास आया, तो उसने अपनी सारी इच्छाएं मानो भिखारियों को दान दे दी, क्योंकि उस समय तक देवसेना जो है थक चुकी होती है और निराश हो चुकी होती है। अगले पैरा में देवसेना की स्थिति को और अच्छे से समझाने के लिए एक मजदूर का उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कोई मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करता है और शाम तक पसीने से भीग कर थक जाता है। कोई मजदूर है और उसने पूरा दिन भर बड़ी कड़ी मेहनत की है, शाम तक पसीने से वो पूरा भीग जाता है, थक जाता है। ठीक उसी प्रकार देवसेना ने सारी उम्र संघर्ष किया है और सारी उम्र आंसू बहाए हैं और वो जो है अब अंतिम समय में थक गई है। देवसेना के साथ उसका केवल अकेलापन रहा है और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर अगले पैरा में है जिस मजदूर का उदाहरण दिया था उसी से हम अगर मान लो इसको रिलेट करके चलें कि वो मजदूर है जो जिसने पूरे दिन मेहनत की है और वो थक हार कर किसी जंगल में किसी पेड़ की घनी छाया के नीचे सो गया है और उसको अभी थोड़ी सी ही नींद आई है, बहुत गहरी नींद में नहीं गया है। तभी उसे एक मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। थोड़ी सी नींद उसे आई है और एक बहुत मधुर संगीत उसको सुनाई पड़ता है। तो सिचुएशन क्या है कि उसको नींद भी आ रही है और संगीत भी अच्छा लग रहा है। तो अब वो कंफ्यूज हो गया है कि नींद उसको ज़्यादा रिलैक्स करेगी या संगीत सुनना उसको ज़्यादा खुशी देगा, ज़्यादा रिलैक्स करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अगर उसने पूरे दिन भर मेहनत करी है, तो सोना उसको ज़्यादा रिलैक्स करेगा, सोना उसको ज़्यादा राहत दे सकता है। अगर हम मजदूर वाला ये उदाहरण अब देवसेना के जीवन के साथ जोड़ करके देखें तो देवसेना की क्या स्थिति निकलती है। ये उदाहरण देवसेना की स्थिति को समझाने के लिए दिया गया है। जैसे मजदूर थक हार कर सो गया है, ठीक उसी प्रकार देवसेना भी थक हार कर शांत हो गई है और पूरा जीवन संघर्ष करके वो थक गई है। उसके बाद जैसे मधुर संगीत मजदूर को अच्छा लगता है लेकिन उसे राहत जो है सोकर ही मिलेगी, ठीक उसी प्रकार स्कंदगुप्त का जो विवाह का प्रस्ताव आया है अंतिम समय में वो देवसेना को अच्छा तो लग रहा है, वो संगीत की तरह लग तो रहा है, लेकिन अब उसने जब सारी इच्छाओं को त्यागने का डिसीजन ले लिया है वो ही उसको राहत दे सकता है उसके दुखों से। तो हम मजदूर की स्थिति को समझ लेते हैं और फिर देवसेना की स्थिति को समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा वो लाइनें आसान बन जाती हैं हमारे लिए।
उसके बाद अगले पैरा में है कि जब देवसेना जवान थी, युवा थी, तो स्कंदगुप्त ने उसे ठुकरा दिया। तब देवसेना ने किसी और से विवाह नहीं किया। ऐसे समय में बहुत सारे लोगों की लालच भरी निगाहें उस पर लगी हुई थी और ऐसी सिचुएशन में देवसेना ने अपने आप को बहुत मुश्किल से उन लालची लोगों से बचाया था। उसने सारा जीवन इस उम्मीद में गुजारा कि स्कंदगुप्त उसके प्यार को समझेगा, लेकिन ये केवल एक भ्रम था। इस भ्रम में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। एंड में जब स्कंदगुप्त उसके पास आता है और उसे विवाह करने का ऑफर देता है, तो वो उस ऑफर को ठुकरा देती है। तो जब वो उसको ठुकराती है तो क्या तर्क देती है कि उससे जो है अब ये प्रस्ताव मंजूर क्यों नहीं है, तो वो अपने फैसले को सही सिद्ध करने के लिए तर्क देती है कि अब जो है समय बीत चुका है इन सब चीज़ों का, अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है। प्रलय मान लो किसी रथ में बैठकर उसकी ओर तेजी से आ रहा है और वो अपने कमजोर पैरों से पैदल दौड़ रही है। यानी जीवन का अंतिम समय नज़दीक आ गया है। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि मान लो मौत है, वो एक रथ में बैठी है और बड़ी तेजी से देवसेना की ओर आ रही है और देवसेना जो है पैदल है, उससे बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पैदल दौड़कर रथ वाले से वो कब तक बच सकती है? यानी जीवन का समय जो है अब बहुत कम बच गया है। इसका मतलब है मृत्यु बहुत निकट आ गई है। देवसेना जब स्कंदगुप्त के प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो उसको कहती है कि अब अपनी इस अमानत को वापस ले जाओ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अमानत के लिए थाती शब्द का यूज़ किया गया है इस कविता में कि अब अपनी इस अमानत को, अपने इस प्रेम को, अपने इस प्रस्ताव को वापस ले जाओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना संघर्ष स्कंदगुप्त के प्रेम को पाने के लिए देवसेना ने किया है, उस संघर्ष ने उसे अंदर से खा लिया है। और अब अगर ऐसी सिचुएशन में वो ये प्रस्ताव स्वीकार करेगी तो सारे संसार में फिर से हंसी का पात्र बन जाएगी। स्कंदगुप्त के कारण उसने बहुत सारे दुख देखे हैं, बहुत सारे कष्ट उठाए हैं और इससे ज़्यादा लज्जा अब इस उम्र में वो नहीं संभाल सकेगी, इसलिए वो बड़ी विनम्रता से स्कंदगुप्त का प्रस्ताव जो है ठुकरा देती है। तो ये पूरी कविता का लाइन वाइज मैंने सरल अनुवाद करने की कोशिश की है कि पैराग्राफ के हिसाब से हर पैरा में क्या बताया गया है, वो बड़े सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। थोड़े से एमसीक्यू देखते हैं और प्रश्न उत्तर देखते हैं, इससे थोड़ी सी कविता जो है और आसान आप लोगों के लिए हो जाएगी। एमसीक्यू देखते हैं जल्दी से। देवसेना का गीत किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। देवसेना किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था या किससे विवाह करना चाहता था? मालवा के राजा धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता था। देवसेना के भाई का क्या नाम है? देवसेना के भाई का नाम बंधु वर्मा था। देवसेना किस प्रदेश की राजकुमारी थी? वो मालवा प्रदेश की राजकुमारी थी। मालवा प्रदेश पर किन आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था? हूणों ने। विदेशी आक्रमणकारी थे हूण और उन्होंने मालवा पर आक्रमण कर दिया और बंधु वर्मा को मार दिया था। देवसेना ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और उसके बदले में उसे क्या मिला? केवल वेदना और दुख मिला, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिला। देवसेना ने जीवन के अंतिम समय में अपनी कौन सी चीज भिखारियों को दान में दे दी, भीख में दे दी? अपने जीवन के सभी सपने और अभिलाषाएं भिखारियों को दान में दे दिए। देवसेना की वेदना को विदाई कब मिली? वेदना शब्द जो है वो मानसिक दुख को कहते हैं। बहुत ज़्यादा दुख है तो उसके लिए हम वेदना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देवसेना की वेदना को विदाई कब मिली? यानी देवसेना जो बहुत लंबे समय से या पूरी उम्र जिस दुख से दुखी थी, वो दुख उसका कब खत्म हुआ? जब उसने स्कंदगुप्त से जुड़ी अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। जब उसने ये इच्छा ही छोड़ दी कि स्कंदगुप्त से अब विवाह ही नहीं करना है, तब उसके मन को थोड़ी शांति मिली, उसका दुख थोड़ा सा कम हुआ। देवसेना सारी उम्र किस भ्रम में थी? स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में थी कि वो भी उससे प्रेम करता है और वो जो है कभी ना कभी उसके प्रेम को अपना लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवसेना की जीवन यात्रा में कौन उसके साथ रहा? यानी किसने उसका साथ दिया? उसके अकेलेपन ने उसका साथ दिया, बाकी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। एक शब्द आता है कविता में, विहाग किसे कहते हैं? ये शायद मिटा में आया होगा ये प्रश्न। विहाग जो है आधी रात में गाए जाने वाले एक सुंदर राग को कहते हैं। राग जो है गीत होता है एक प्रकार का। तो विहाग जो है आधी रात में गाया जाता है एक गीत, उसको कहते हैं। सबकी कैसी निगाहें देवसेना पर लगी हुई थी? तृष्णा भरी निगाहें लगी हुई थी। तृष्णा कहते हैं लालच को।
तो देवसेना पर सबकी तृष्णा भरी निगाहें लगी हुई थी। देवसेना ने आशा को बावली क्यों कहा है? क्योंकि देवसेना को सारी उम्र ये आशा थी कि स्कंदगुप्त कभी ना कभी उसके प्रेम को समझेगा। अगला प्रश्न, प्रलय किसकी ओर लगातार बढ़ रहा है? देवसेना की ओर। देवसेना किससे होड़ लगाकर हार गई है? होड़ लगाना यानी कंपटीशन करना। तो देवसेना ने प्रलय से होड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो हार गई है क्योंकि मृत्यु से कोई भी नहीं जीत पाया है। देवसेना किससे थाती लौटाने की बात करती है? स्कंदगुप्त से अपनी थाती लौटाने की बात करती है। थाती किसको कहते हैं? किसी अमानत को हम थाती कहते हैं। यहाँ स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को थाती कहा है कि सारी उम्र देवसेना जिस चीज़ की इच्छा करती रही और वो जो अब चीज़ उसको मिली है तो वो उसे लौटाने की बात करती है। तो यहाँ स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन जो है थाती होगा। इस कविता में कौन से रस की अनुभूति है? करुण रस भरा पड़ा है इस पूरी कविता में। कविता की भाषा अगर हम कहें तो कैसी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी है, शुद्ध हिंदी है और संस्कृत के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, तो संस्कृत निष्ठ ये हिंदी है। चलिए इस कविता के कुछ बड़े प्रश्न देखते हैं, थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है इस कविता का, इसलिए मैंने इसको शुरू में लिख दिया है। देवसेना मालवा प्रदेश के राजकुमार बंधु वर्मा की बहन थी। बंधु वर्मा को हूणों ने मार डाला था और उसका राज्य छीन लिया था। देवसेना ने राज्य पाने के लिए सारी उम्र संघर्ष किया। इस कार्य में वो स्कंदगुप्त का साथ चाहती थी और उससे प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसका साथ नहीं दिया। देवसेना सारी उम्र अकेले संघर्ष करती रही और स्कंदगुप्त का इंतजार करती रही, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को कभी नहीं पहचाना। सारी उम्र वो अकेली रही थी, इसलिए अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो निराश हो गई थी और हार गई थी। तो ये देवसेना की हार के और निराशा के प्रमुख कारण थे। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ था कि अपने भाई की मौत का बदला लेगी और अपने राज्य को वापस प्राप्त करेगी, लेकिन उसके लिए उसे किसी की मदद की आवश्यकता थी। जिससे मदद की उम्मीद थी उसने उसकी मदद नहीं की, तो वो सारी उम्र किसी अल्टरनेट के तलाश में रही कि किसी तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन सारी उम्र वो उस काम को नहीं कर पाई, इसलिए एंड तक आते आते वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। एक अगला प्रश्न देखते हैं, देवसेना की जीवन यात्रा में कौन उसके साथ था और क्यों? छोटा प्रश्न है, हालांकि एमसीक्यू के पर्पज से होना चाहिए कि कौन उसके साथ था जीवन भर। तो देवसेना के माता पिता की मृत्यु तो पहले हो चुकी थी और उसके भाई को हूणों ने मार दिया था। वो किसी प्रकार अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाती है। उसके जीवन भर का सपना था कि वो अपने भाई की मौत का बदला ले और अपना राज्य वापस ले ले। इसमें उसे स्कंदगुप्त की सहायता चाहिए थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे मना कर दिया। इसलिए देवसेना ने सारा जीवन भिक्षा मांगकर जंगल में छिपकर अकेलेपन में बिताया। वो सारी उम्र अकेली थी। अकेले होने के रीज़न क्या थे वो इस क्वेश्चन में हमें लिख देने हैं। उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ और स्कंदगुप्त ने उसके साथ क्या किया, उसके वजह से वो सारी उम्र अकेली रही। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? थोड़ी सी हमें भूमिका बनानी होगी कि आशा हम किसे कहते हैं और जीवन के लिए ये क्यों ज़रूरी है। किसी भी मनुष्य के जीवित रहने के लिए आशा ज़रूरी है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक किसी न किसी उम्मीद को अपने साथ पकड़े रहता है। यानी मनुष्य चाहे कितनी भी उम्र का हो जाए, उसको जीवन जीने के लिए एक उम्मीद, एक आशा कुछ चाहिए होता है कि अब उसको जीवन में ये करना है या ये मिल जाए तब उसका जीवन पूरा हो। इस तरीके से व्यक्ति जो है एक आशा को पकड़ कर रहता है जब तक वो जीवित रहता है। देवसेना ने एक उम्मीद पकड़े रखी थी कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त जो है उसके प्रेम को समझेगा, लेकिन वो गलत थी। स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को कभी नहीं समझा, लेकिन वो उस आशा में थी कि स्कंदगुप्त उसके प्रेम को समझेगा। इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा है कि उसने एक ऐसी आशा को पकड़ कर रखा जो कि कभी पूरा होने वाली नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। एक लाइन है, शुरुआत वाले पैरा में ही है, तो हमें बताना है कि इसका मतलब क्या निकलता है। इस पंक्ति में देवसेना के मन के दुख का वर्णन किया गया है। ये लाइन तो आप किसी भी पैरा में लिख सकते हो कि कैसे देवसेना ने सारी उम्र स्कंदगुप्त से प्रेम किया, लेकिन स्कंदगुप्त उसके प्रेम को नहीं पहचान पाया। उसके बाद भी देवसेना ने सारी उम्र स्कंदगुप्त का इंतजार किया। उसे विश्वास था कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त जो है उसके प्रेम को समझेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
अंत में निराश होकर उसने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में सारी उम्र धन को इकट्ठा करे और उस धन से कोई फायदा ना उठा पाए, कोई उसका उपयोग ना कर पाए, उस धन का कोई मजा ना ले पाए, और जब वो मरने लगे तो उस धन को भिखारियों को दान में दे दे। ठीक उसी प्रकार देवसेना ने अपनी सारी उम्र इच्छाओं को पकड़े रखा, स्कंदगुप्त से वो जुड़ी रही, और अंत में जब स्कंदगुप्त उसे मिल गया तब उसने उन इच्छाओं को ही मानो भिखारियों को दान में दे दिया। इस पंक्ति का हमें थोड़ा-सा इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो भ्रमवश, कि वो भ्रम में थी देवसेना सारी उम्र। जीवन संचित, जीवन भर उसने जो इकट्ठा किया था, संचित मतलब इकट्ठा किया था, वो सारी चीज़ें मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों कहते हैं भिखारियों को, कि भिखारियों को उसने वो चीज़ें दान कर दी जो उसने सारी उम्र इकट्ठा की थी। उसने सारी उम्र क्या इकट्ठा किया था? केवल इच्छाएँ, केवल सपने, केवल आकांक्षाएँ, ये चीज़ें इकट्ठा की थी और वो कुछ इकट्ठा नहीं कर पाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। व्यंजना का मतलब भी सिंपली हम ये लिख देंगे कि इससे हमें क्या समझ में आया, क्या भाव निकल करके आया। इन पंक्तियों का अर्थ है कि देवसेना के जीवन का अंतिम समय आ चुका है। मृत्यु उसकी ओर लगातार बढ़ रही है। देवसेना मृत्यु से बचने के लिए लगातार भाग रही है, लेकिन उसके पैर अब कमज़ोर हो गए हैं। अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मृत्यु से नहीं बच सकती। ये पंक्तियाँ जो हैं ये बताती हैं कि जीवन का अंतिम समय आ गया है। अब वो चाह कर भी मृत्यु से नहीं बच पाएगी। ऐसे अंतिम समय में स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन स्वीकार करने का कोई औचित्य, कोई मतलब भी नहीं ठहरता। आगे आपके एनसीईआरटी में 2-3 लाइनें अलग-अलग दे रखी हैं और उसमें हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो काव्य सौंदर्य इस पूरी कविता में किसी भी लाइन का आए तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? 3-4 कॉमन पॉइंट मैंने ये ढूंढे हैं आप लोगों के लिए। सबसे मेन इसमें है करुण रस। पूरे कविता में देवसेना का रोना पीटना लगा रहता है, तो ये करुण रस वाली कविता है। किसी भी पंक्ति में अगर कोई व्याख्या के पर्पज से कोई पंक्ति आती है या क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से कोई पंक्ति आती है तो करुण रस आप उसमें लिख सकते हैं। देवसेना की पीड़ा का वर्णन है, ये भी इसका एक सेंटर पॉइंट है कि देवसेना का गीत जो है देवसेना की पूरे जीवन भर की पीड़ा को व्यक्त करता है, दुख को व्यक्त करता है। संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन फिर भी इसको हम 2 पॉइंट अलग अलग बना करके लिख सकते हैं। तो ये जो है काव्य सौंदर्य में ये 4-5 मेन पॉइंट हैं, ये हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कविता देवसेना का गीत। कविता की स्टोरी आसान है, केवल जयशंकर प्रसाद की भाषा ने इसको आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल बना दिया है। मैंने कोशिश करी है कि सरल से सरल शब्दों में मैं इसको आप लोगों को समझा पाऊँ। आप 1-2 बार शब्दार्थ के साथ कविता पढ़ लेंगे और एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और व्याख्या आप अच्छे से कर पाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न की ओर। कविता जितनी मुश्किल थी, प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम का मैंने उतना ही आसान सा उठाया है। जनसंचार माध्यम के इंटरनेट माध्यम की विशेषताएं और कमियां बताइए। चारों माध्यम हमने एक एक करके क्लियर कर लिए कि सबकी क्या कमियां हैं और क्या विशेषताएं हैं। तो आज इंटरनेट की बारी है। चलिए शुरू करते हैं विशेषताओं से। पढ़ने, देखने और सुनने तीनों की सुविधाएं इसमें इंक्लूड है। अभी जब तक जो तीनों हमने माध्यम पढ़े जनसंचार के, तो पहला माध्यम था जो कि पढ़ने से रिलेटेड था। दूसरा माध्यम रेडियो जो था वो केवल सुनने से रिलेटेड था। तीसरा माध्यम टीवी देखने और सुनने से रिलेटेड था। इंटरनेट में तीनों की खूबियाँ एक साथ हैं। इस पर हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं और इसमें हम सुन भी सकते हैं। तो तीनों की खूबियाँ एक साथ एक माध्यम में अगर हैं तो वो इंटरनेट है। दूसरा इसका सबसे मेन पॉइंट है, स्वयं को अपडेट रखने का सबसे तेज़ माध्यम है। सबसे जल्दी नई खबर, नई सूचना हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट रखना है तो इंटरनेट पर हर कुछ मिनटों बाद लोग अपने आप को अपडेट करने के लिए कि अब क्या नया हो रहा है, इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं। तीसरी विशेषता व्यापकता। व्यापकता यानी पूरे विश्व से आप एक क्लिक में जुड़ सकते हैं। पूरे जो है संसार को उसने एक क्लिक में समेट दिया है, इतना व्यापक है। यानी जो इंटरनेट का जाल है वो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और दुनिया के किसी भी कोने से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं केवल एक क्लिक के माध्यम से। ज्ञान और सूचनाओं के आदान प्रदान का उपकरण है। ज्ञान और सूचना आदान प्रदान करने का सबसे तेज और व्यापक माध्यम है। रिसर्च और शोध में सहायक है। सबसे मेन इसका
ये भी प्लस पॉइंट है रिसर्च और शोध में। कुछ लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो पुराने ज़माने के अखबारों को ढूँढना, उसमें से कटिंग निकालना, उसमें से कुछ चीज़ें खोजना कि कहाँ क्या छपा था, क्या प्रकाशित हुआ था, उन सब की तुलना में इंटरनेट पर सूचनाएँ ढूँढना बड़ा आसान है, रिसर्च करना बड़ा आसान है, तो ये उसमें बहुत सहायक है। सबसे तेज़ गति से चलने वाला है, जितने भी माध्यम हैं, चारों माध्यमों में सबसे तेज़ गति से चलने वाला है। अगर किसी को अपने व्यवसाय को तेज़ गति से फैलाना है, तो उसमें भी ये सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है। क्योंकि जनसंचार के माध्यमों से लोग जो है एडवर्टाइज़मेंट से भी जुड़े होते हैं, तो बहुत तेज़ी से ऑनलाइन वाले बिज़नेस जो है आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये एक इसका मेन प्लस पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कमियाँ देखते हैं। समाज में अश्लीलता फैलाने में सबसे बड़ा योगदान इंटरनेट का माना जाता है। दूसरा, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इंटरनेट जो है सबके लिए इतना आसान और उपलब्ध हो गया है कि कौन किस तरीके से इसका यूज़ कर रहा है, इसको देखना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, इसलिए बच्चों के लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। गलत जानकारी या अफ़वाहें भी आसानी से फैल जाती हैं। कोई इंटेंशनली यानी जानबूझ कर के चीज़ों को फैलाना चाहे, गलत चीज़ों को, तो वो भी बड़ी तेज़ी से फैला सकता है। हैकिंग के माध्यम से डेटा चोरी और सूचनाओं से छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। यानी कोई भी सूचना बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है या नहीं है, बहुत ज़्यादा सही है या नहीं है, तो इसका भ्रम हमेशा बना रहता है, क्योंकि हैकिंग के माध्यम से कोई भी कहीं भी घुस करके और डाटा से छेड़छाड़ कर सकता है। समय की बर्बादी एक और इसका नेगेटिव पॉइंट है। एक ही विषय पर कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, अब कौन-सी सही है, कौन-सी नहीं, इसमें हमेशा दुविधा बनी रहती है। जब हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होती है कि कौन-सी चीज़ सही है, किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये था हमारा डे 13 का रिवीजन। कविता थी हमारी देवसेना का गीत। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जितनी मुश्किल है उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी है। आपको इस कविता को छोड़ना नहीं है और सारे फैक्ट ध्यान से करने हैं। आपके अंतरा में से 6 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। आपको इस कविता में से एक ना एक प्रश्न ज़रूर मिल जाएगा, तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके इस कविता को तैयार करना है। चलिए मिलते हैं कल एक अगले नए चैप्टर के साथ, एक अगले नए दिन की रिवीजन के साथ।